चैप्टर 1। दिल्ली। दोपहर के 2:30 हो रहे थे, पर आसमान ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। काले घने बादल, तेज आंधी, तूफानी हवाएं, मूसलाधार बारिश और बिजली की गर्जन। वहीं इन सब के बीच सुनसान सड़क पर चलती हुई एक अकेली लड़की, प्रकृति गर्ग। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी प्रकृति के टूटे दिल की गवाही दे रहा हो। उसने एक साड़ी पहन रखी थी, हल्की गुलाबी रंग की, जो अब बारिश में भीगकर उसके बदन से पूरी तरह चिपक चुकी थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका पूरा वजूद, सब कुछ टूट चुका था। उसकी आंखों से बहते आंसू बारिश की बूंदों में घुलते जा रहे थे। वो टूटी नहीं थी, बिखर चुकी थी। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, पर उसके दिल और जहन में सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी, उसका प्यार अक्षत को किसी और की बाहों में। जहां अक्षत प्रकृति के सामने ऋचा के साथ बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहा था। कितने लोगों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, कितनी ही उसके दोस्तों और मम्मी पापा ने वीडियो भेजकर उसे सच दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रकृति ने हर चीज को झूठा समझा, सबको झूठा कहा, सबका दिल दुखाया, सबको बुरा भला कहा और न जाने क्या क्या। नहीं, ये सब साजिश है, मेरा अक्षत ऐसा नहीं कर सकता। वो हमेशा यही कहती थी। उसे दुनिया की हर बात पर शक था, बस अक्षत की बेवफाई पर नहीं। पर आज आज उसकी आंखों ने वो देख लिया था, जिसे देखने से वो हमेशा डरती रही। आज अक्षत ने उसके उस शक को भी सच साबित कर दिया गया था। प्रकृति ने खुद अपनी आंखों से देखा था अक्षत और ऋचा को एक दूसरे की बाहों में। उसका दिल टूटा नहीं था, चकनाचूर हो चुका था, अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर। अक्षत और प्रकृति की शादी मजबूरी में हुई थी। अक्षत ने कभी भी उसे एक बीवी का दर्जा नहीं दिया, पर प्रकृति हमेशा से सिर्फ उससे ही प्यार करती थी। वो सड़क के बीचों बीच बैठ गई, बिल्कुल बेबस, बेजान, बारिश में भीगती हुई। बारिश का पानी उसके चेहरे को भिगो रहा था, पर उसका मन कहीं और था। और फिर एक चीख उसके टूटे दिल से निकली। क्यों अक्षत, क्यों? क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती थी? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, अक्षत? क्यों मेरी वफा तुम्हारी नजरों में कभी सच नहीं बन पाई? क्यों हर बार मैं साबित करती रही और तुम बस अनदेखा करते रहे? मैं चीखती रही, समझाती रही, लेकिन तुम्हारी आंखों ने बस ऋचा का चेहरा देखा, मेरा नहीं। तुम्हें सच दिखाने की हर कोशिश मैंने की, फिर भी ऋचा की झूठी मुस्कान जीत गई और मेरा टूटा दिल हार गया। क्या मेरा प्यार इतना मामूली था? मैंने तुम्हें पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना करियर, पढ़ाई, बिजनेस, दोस्त, माता पिता, यहाँ तक कि खुद का आत्मसम्मान और अपनी इज्जत भी। और तुमने मुझे ऋचा के साथ मिलकर अपने पैरों के नीचे रौंद दिया। पर बस अब और नहीं, अक्षत। क्योंकि प्यार कभी भीख में नहीं मिलता। एक दिन तुम्हें जरूर पछतावा होगा, लेकिन उस दिन मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी ऐसी बना दूंगी कि तुम ना मेरे बिना रह पाओगे और ना मेरे साथ तड़पोगे। तुम मेरी तरह मेरे लिए। आई हेट यू, अक्षत, आई हेट यू। और तभी एक तेज हॉर्न की आवाज उसके कानों से टकराई। एक कार तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रही थी, उसके ब्रेक फेल हो चुके थे। ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा था, लेकिन बारिश, चीख और टूटे मन के बीच प्रकृति ने कुछ नहीं सुना था जब तक वो उठती। कार सीधे उससे टकरा गई। धड़ाम की आवाज के साथ उसका शरीर हवा में उड़ गया, फिर जमीन पर गिर पड़ा। खून की धार सड़क पर बह निकली और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, वह सांसें उखड़ने लगी। और ठीक उस पल उसकी आंखों के सामने उसके बड्डी, मम्मी और देदा पापा की झलक आने लगी। उनकी गोद, उनका प्यार, उनकी डांट, उनकी ममता, सब कुछ एक एक करके याद आने लगा। और तभी एक सफेद कार उसके सामने रुकी। दरवाजा खुला। दो आदमी बारिश में दौड़ते हुए उसकी तरफ भागे। ये दोनों कोई और नहीं, उसके बड्डी और देदा, प्रकृति। उन्होंने उसके भीगे और खून से लथपथ शरीर को सीने से लगा लिया। हम यहाँ हैं बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे। वो दोनों उसे कार में बैठाते हैं और हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। उनकी शर्ट्स उसके खून से भीग चुकी थी और दोनों की आंखों से आंसू झरझर बह रहे होते हैं। वो दोनों पिछले 2 घंटों से शहर भर में उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। फिर उन्हें बारिश में भीगा उसका फोन कहीं पर गिरा मिला, जिससे उन्होंने उसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस की। जब वो दोनों वहां आ रहे थे, तब उन्हें कुछ दूर से एक काली कार तेजी से एक लड़की के पास आती देखी और वो दोनों पहचान गए कि वह कोई और नहीं, प्रकृति है।
कार की हेडलाइट्स जब प्रकृति पर पड़ी तो उनकी सांसें थम गईं। दोनों एक साथ चिल्लाए, प्रकृति, हट जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वही कार में प्रकृति थरथराती हुई धीमी आवाज में बुदबुदाए, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी, सॉरी फॉर एवरीथिंग। और उसके साथ उसकी सांसें थम गईं। फिर भी दोनों उसे अस्पताल ले गए जाते के साथ ही अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में लाल बत्ती जल उठी। बाहर उसके बड्डी और देदा दीवार से टिके खून में सने रोते जा रहे होते थे। डॉक्टर भाग रहे थे, नर्सें चिल्ला रही थी, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है। सभी डरे हुए होते हैं क्योंकि वह लोग एशिया के टॉप बिजनेसमैन्स के सामने होते हैं और अगर उनके पेशेंट को कुछ भी हुआ तो शायद वह इस अस्पताल का नामो निशानी ही मिटा दे। तभी क्लियर डिफिब्रिलेटर की आवाज, क्लियर की आवाज के साथ ईसीजी मशीन पर सीधी लाइन खींच जाती है और प्रकृति की सांसें भी थम जाती है। वही उसके बड्डी और देदा तो जमीन पर धम से बैठ जाते हैं बेसुध से, जैसे उन्हें कोई होश ही नहीं है। पूरे शहर में एक ही खबर आग की तरह फैल रही थी, प्रकृति गर्ग की मौत। अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह उसकी दर्दनाक कहानी वायरल थी। चैप्टर 2। एक हफ्ते बाद सुबह करीबन 11 बजे, दिल्ली। अक्षत अपने घर पर एक फाइल लेने लौटा था, पर उसे क्या पता था कि वहां पर फाइल के साथ साथ उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच भी उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो अपने कमरे की ओर बढ़ा उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी और उसने देखा कि सामने का दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर का मंजर उसकी रूह तक को झकझोर देने वाला था। अंदर उसकी पत्नी रिचा अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ बिस्तर पर इंटीमेट हो रही थी। उनकी हंसी, उनकी हरकतें अक्षत के विश्वास को तार तार कर रही थी। रिचा हंसते हुए कह रही थी, उसे तो मैंने खूब बेवकूफ बनाया, क्या क्या नहीं किया मैंने उस प्रकृति को अक्षत की नजरों में गिराने के लिए। रीचा आगे बोलती है, मुझे पहले ही पता था कि प्रकृति कितनी इमोशनल है अक्षत को लेकर और बस मैंने उसी का फायदा उठाया और वो अक्षत भी उसे लेकर सीरियस हो रहा था, पर मैं ऐसा होने दे सकती थी क्या? मैंने ही अक्षत की बहन मीरा और खुद के किडनैप होने का प्लान बनाया, फिर प्रकृति पर सारा इल्जाम डाल दिया। अक्षत की मां को सीढ़ियों से मैंने ही धक्का दिया था और फिर नाटक किया कि मैं ही उनका ख्याल भी रख रही हूँ। और ड्रग्स, वो भी मैंने ही दिए ताकि उन दोनों की रात से मैं अपनी कहानी लिख सकूं। अक्षत कितना मूर्ख है ना, मेरे एक झूठ पर उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम साइन कर दी। यहाँ तक कि उस रात जब वो नशे में प्रकृति के साथ था, मैंने एक बार कहा कि वो मेरे साथ था और उसने मान भी लिया। रिचा जोर से हंसती है, और अब तुम्हारे बच्चे को सीने से लगाए फिरता है, समझता है वो उसका है। उसके बाद रिचा और अधीर एक साथ ठहाके मार के हंसते हैं। फिर अधीर रिचा से पूछता है, पर तुमने ऐसा किया क्यों? वैसे भी तुम तो मेरे साथ रिलेशनशिप में हो ना, फिर तुमने अक्षत से शादी क्यों की? रिचा कहती है, बेबी अंडरस्टैंड यार, पैसे के लिए, और सेकंड थी कि उस अक्षत ने मुझे रिजेक्ट किया था, मुझे और वह भी उस प्रकृति के लिए, तो उसके साथ यह सब तो मुझे करना ही था। हे दया आती है मुझे उस बेचारी प्रकृति पर, ना जाने कितनी बार उसने सच्चाई बताई, यहाँ तक कि उसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाई भी, पर अक्षत की आंखों पर तो मेरे प्यार की पट्टी बंधी थी। तभी दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अक्षत की आंखें अब लाल थीं, दर्द, शर्म, क्रोध और पछतावे से भरी हुई। वह अपनी थायराय आवाज में बोला, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने जो कुछ भी मेरे और मेरी प्रकृति के साथ किया है उसकी सजा तो तुम्हें आज और अभी मिलेगी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा ये खेल हमेशा चलेगा? नहीं मिस रिचा, नहीं। इसी के साथ वह अपने गन से उन दोनों को शूट कर देता है। धाएं धाएं, 2 गोलियां चली। रिचा और अधीर वहीं ढेर हो गए। फिर अक्षत अपने और प्रकृति के कमरे में गया। यूं तो उसने प्रकृति का सारा सामान घर से बाहर फेंकवा दिया था, पर उसे वहां पर प्रकृति की एक डायरी मिली जो कि शायद गलती से वही छूट गई थी। अक्षत ने डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसने शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ पढ़ा। उसके बाद उस डायरी को अपने सीने से लगाकर रोने लगा। वह हर पन्ने के साथ अपने अंदर प्रकृति का दर्द, उसकी सच्चाई, उसकी बेबसी महसूस कर सकता था। अक्षत का शरीर कांप रहा था, पर उसकी आत्मा उससे कहीं ज्यादा टूट चुकी थी। मुझे माफ कर दो एंजल, माफ कर दो। इसके बाद वो गाड़ी की चाबी उठाता है और पूरी स्पीड में प्रकृति के अंतिम संस्कार की ओर निकल पड़ता।
अक्षत मुंबई का एक जाना माना बिजनेसमैन जो दिल्ली में रहता है और एक खतरनाक माफिया भी है। उसे लोगों की नीयत पहचानने में देर नहीं लगती थी। लेकिन कहते हैं ना, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। उसी तरह अक्षत भी ऋचा के झूठे प्यार में अंधा हो गया था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के बाहरी इलाके में प्रकृति का आज अंतिम संस्कार था। विवेक और अनंत पिछले एक हफ्ते से उसी हालत में बैठे थे। वही कपड़े, वही आंसू, वही अकेलापन। दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ खाया पिया। वह दोनों प्रकृति की मौत से पूरी तरह टूट गए थे। वह दोनों सिर्फ उस शरीर को देखे जा रहे थे जिसे उन्होंने अपनी जान से बढ़कर चाहा था, जिसकी आंखों में उन्हें एक आंसू तक देखना पसंद नहीं था, जिसकी एक आह उन दोनों को तोड़ देती थी। आज वही उनके सामने चिता की अग्नि में जल रही थी। कुछ देर बाद, जब सब जा चुके थे, एक कार धूल उड़ाती हुई वहां रुकी। उसमें से अक्षत उतरकर दौड़ता हुआ वहां पर आया। पर अब वहां पर कुछ भी नहीं था सिवाय राख के। अब वहां पर सिर्फ राख थी, पछतावा था और एक गहरी खामोश थी। वो वही जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बह गए थे। वह राख के पास बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से चिता की राख को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। मुझे माफ कर दो, एंजल। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, पर मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। अक्षत कांपते हाथों से पिस्तौल उठाता है और एक हल्की सी मुस्कान के साथ खुद को शूट कर लेता है। एक और शरीर वहीं गिर गया और कुछ घंटों बाद वही राख बन गया।